हेलो साथियों, स्वागत है आपका आठवीं अप में। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूपीसीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस कॉम्बो बैच। और इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और आज ये एंशियंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। और ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना डीप जाके सर पढ़ाए हैं और आपको 101% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब, लाइक ये सब तो कर ही देना, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिएगा तभी हम आगे अपनी क्लासेस ला पाएंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। तो प्राचीन भारत की भूमिका। प्राचीन भारत की भूमिका, इसमें पहला टॉपिक हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल सबसे पहला टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, बाकी सभी कोचिंग्स, बाकी सब लोग पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा कुछ तरीका यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। मैं पाषाण काल को 7 सब टॉपिक्स में तोड़ा हूँ। कौन कौन से 7 सब टॉपिक्स हैं, आइए देखते हैं। वो है भू प्रॉपर्टी का विकास, सबसे पहला टॉपिक ये है। मानव का उदय, सेकंड टॉपिक। तीसरा पूरा पाषाण काल, चौथा मध्य पाषाण काल और पांचवा नव पाषाण काल। और छठा जो है, छठा है महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति। सातवां महत्वपूर्ण स्थल, पाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे वो है। तो ये 7 सब टॉपिक्स हैं। आइए सबसे पहला टॉपिक भू प्रॉपर्टी का विकास पढ़ते हैं। भू प्रॉपर्टी का विकास। अब पृथ्वी की आयु उस समय 4,000 करोड़ वर्ष थी। जो भू प्रॉपर्टी का विकास जो था उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पाषाण कालीन युग में उसकी आयु कितनी थी, तो 4,000 करोड़ वर्ष थी। भूमि जो था वो 4 पार्टों में विकसित हुआ। भू प्रॉपर्टी का विकास 4 अवस्थाओं में हुआ है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, तो आइए देखते हैं 4 अवस्थाएं। सबसे पहले स्टेज 1 जो था, मैग्मा जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है फोर्थ स्टेज, इसलिए इसको पढ़ते हैं। ये क्वाटरनरी, इसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी भू प्रॉपर्टी, क्वाटरनरी। और इसको डिवाइड मैंने किया है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, एक तो प्लिस्टोसीन और एक होलोसीन। तो प्लिस्टोसीन और होलोसीन 2 में डिवाइड किया है। और इसमें क्या है कि जो प्लिस्टोसीन है, प्लिस्टोसीन को हिमयुग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमयुग भी कहा जाता है। और प्लिस्टोसीन का जो अंत होता है, यानी प्लिस्टोसीन कब तक चलता है, तो ये 10,000 ईसा पूर्व यानी 10 के बीसी, 10 के बीसी तक खत्म हो जाता है। ठीक है। और जो होलोसीन है वो 10 के बीसी से स्टार्ट होता है और आज तक चलता है। ठीक है, ये हो गया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन ये। ठीक है, इस प्लिस्टोसीन को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में। एक क्या है, ये प्लिस्टोसीन, और एक क्या है, होलोसीन। इसमें हमने डिवाइड किया।
पहला टॉपिक हो गया भूपर्पटी का विकास कैसे हुआ, होलोसीन और प्लीस्टोसीन 2 में हुआ। और दूसरा टॉपिक आता है हमारा क्या, मानव का उदय। ठीक है, मानव का उदय आता है हमारा। अब मानव के उदय में क्या है कि मानव का उदय कब होता है, तो इसका 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। 2 पार्ट से मेरा मतलब ये है कि एक तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में और एक भारतीय के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 26 लाख साल पहले मानव का उदय बताया जाता है। अगर भारत के सापेक्ष में देखें तो 1,40,000 साल पहले बताया जाता है। और अफ्रीका में सबसे पहले उदय मिला किस, बोरी नामक स्थान पर। अफ्रीका के बोरी नामक स्थान पर जो है वो मानव का उदय मिला, घोड़े, हाथी, आधुनिक मानव का उदय मिला। और जो बोरी नामक स्थान जो अफ्रीका में था, वहां पर पत्थर के औजार की प्राप्ति हुई है, पत्थर के औजारों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब देखिए पूरा मानव विभाजन के 2 आधार। ठीक है, इसको जो पूरा मानव है, यानी कि पूरा पाषाण काल के जो मानव हैं, जो अफ्रीका में जिनका साक्ष्य मिला है हमको, उसको 2 आधारों पर हम बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि जलवायु के आधार पर, और दूसरा क्या है, औजारों के आधार पर। ठीक है, एक तो जलवायु के आधार पर और दूसरा है औजारों के आधार पर। तो 2 आधार पर हैं, कौन से, पूरा मानव यानी पूरा पाषाण के मानव। ठीक है, तो अब आगे चल के देखते हैं कि पूरा पाषाण काल यानी कि पाषाण काल की अवस्थाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, अवस्थाएं हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग मतलब कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल की अवस्था 3 सब टॉपिक्स, बाकी सब हमने तो पढ़ लिया। आगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण के काल को मैंने 3 भाग में डिवाइड है, एक तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो 5 लाख से 50,000 BC तक है कालखंड जो इसका है। मध्य का 50,000 से 40,000 और उच्च पूरा पाषाण का 40,000 से 10,000 तक है। तो ये पूरा पाषाण काल का आपको समझ में आया। आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, अगर आपको ये PDF भी चाहिए जो मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि PDF आपको चाहिए। ये एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने नोट्स बनाया है और इसी नोट से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा लिंक इसको। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को कब तक बताया जाता है, तो 9,000 तक बताया जाता है। ठीक है ना, 9,000 BC। और नव पाषाण काल को 8,000 से 7,000 या 1,000 BC तक माना जाता है। ये 8,000 से 7,000 से 1,000 BC तक नवपाषाण काल को माना जाता है। ठीक है, अब देखिए पाषाण काल में सबसे पहले क्या होता था कि यहां पर देखिए पाषाण काल में जो है सबसे पहले पाषाण काल में तांबे का प्रयोग होता था, फिर कांसे का प्रयोग होने लगा, फिर लोहे का प्रयोग हुआ। तो पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर का प्रयोग होता था,
फिर तांबे का होने लगा, फिर कांसे का होने लगा, फिर लोहे का होने लगा। तो तांबे का प्रयोग जो प्रथम धातु के रूप में, जो प्रथम धातु था वो वो पाषाण काल में ही किया गया। प्रथम धातु के रूप में तांबे का उपयोग किया गया। उस समय सबसे प्रथम धातु जो था जिसका उपयोग किया गया वो तांबा था। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कांसे का उपयोग मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का उपयोग मिलता है। और जो लोहे का प्रयोग है, ठीक है, जो लोहे का प्रयोग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लोहे का प्रयोग है वो 1000 ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी पूर्व कृषि कार्य के लिए किया गया। जो लोहे का उपयोग है वो हल बनाने के लिए, कृषि कार्य के लिए किया गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं कब किसका उपयोग किया गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? पूरा पाषाण काल। अब ये एक चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आप इसको समझ गए तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइम लिखा है। ये निम्न पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल है, और ये मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, सॉरी, तो निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 BC। ठीक है, और इस काल को हिमयुग कहा जाता है। हिमयुग कहा गया कहाँ पर? निम्न पूरा पाषाण काल में इसको हिमयुग कहा गया, और मध्य पाषाण काल को भी हिमयुग कहा गया। उच्च पाषाण काल को देखिए इसमें एक चीज आपको मिस हो गया होगा, क्योंकि जो जलवायु था, क्लाइमेट यहाँ पर हिमयुग था। हिमयुग मतलब कि बहुत ठंडा था। ठीक है, हिमयुग था। और मध्य पूरा पाषाण में भी क्लाइमेट जो था वो हिमयुग था, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं था। उच्च पूरा पाषाण काल में ऐसा नहीं था, और मध्य पाषाण काल में पूरी तरह से ये खत्म हो चुका था हिमयुग। और नव पाषाण काल में आर्द्र प्लस शुष्क था जो क्लाइमेट था। ठीक है, अब थर्ड चीजें आते हैं हम लोग, जलवायु, औजारों के प्रकार। औजारों के प्रकार किस किस टाइप से होते थे वहां पर। ठीक है, औजारों के प्रकार थर्ड, तो निम्न पूरा पाषाण काल में, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल में एक तो क्या होते थे? हस्त कुठारे। हस्त कुठारे रहता था एक, हस्त कुठारे, हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब क्या है कि मतलब हाथ से चलाने वाली चाकू हम कह सकते हैं, कुछ एक धारदार हथियार रहता था, वो होता था। और एक बिदरड़ी होता था। बिदरड़ी मतलब देखिए सेकंड, ये बिदरड़ी इस प्रकार का होता था। बिदरड़ी यहाँ से पकड़ के इसको मारा जा सकता था, शिकार करते थे, ये सब करते थे। और ये पैनी सी चीज जो है वो हस्त कुठारे है, हस्त कुठारे। और ये क्या है? बिदरड़ी है। और थर्ड क्या है? खंडक। खंडक मतलब काटने वाला, काटने का उपयोग किया जाता था इससे, ये खंडक है। ठीक है, अब निम्न में यानी निम्न पूरा पाषाण काल में इस प्रकार के कुछ औजार थे, परंतु मध्य पूरा पाषाण काल में ब्लेड यानी कि तक्षड़ी, तक्षड़ी ऐसे ब्लेड, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लेड इस प्रकार के तक्षड़ी रहते थे, चाकू जिसे हम कह सकते हैं। और पॉइंट्स रहते थे, पॉइंट्स, ये डॉट टाइप के जो पॉइंट्स रहते हैं, नुकीले जिसे हम कहते हैं, वो इस टाइम पे था। और एक था खुरचनी, एक था खुरचनी। खुरचनी कुछ इस प्रकार का होता था, देख सकते हैं आप, ये खुरचनी कुछ इस प्रकार का होता था। और एक था छेदनी। ठीक है, एक था छेदनी, वो ऐसे सुई सा ऐसे रहता था एकदम, उसको छेदनी कहते थे, जो कि
उनका कुछ प्रयोग होता था उस कालखंड में, पूरा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, अब आगे अगर हम टाइमलाइन में चलें, देखिए यहाँ 5 लाख से 50,000 के बीच में देख सकते हैं आप किस प्रकार के औजार थे, और 50,000 से 40,000 के बीच में किस प्रकार के औजार थे। और ऐसे ही आगे हम लोग चले तो ये ब्लेड्स यानी तछुड़ी फलक का यहाँ पर उपयोग हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि अगर हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग, माइक्रोलिथ्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी छोटे छोटे औजारों का यूज किया जाने लगा मध्य पाषाण काल में। एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म औजारों का उपयोग किया जाने लगा। और नव पाषाण काल में आते आते यानी 8,000 से 7,000 से लेकर के 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट, यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लाइमेट तो ऐसा हो चुका था, आर्द्र हो चुका था, लेकिन यहाँ पॉलिशदार औजार, सूक्ष्म औजार यूज किए जाने लगे। देख रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। किस प्रकार से अगर हम यहाँ के देखें, अगर यहाँ तो पॉलिशदार औजार होते थे, जैसे ये कोई औजार है, अब यहाँ पर पॉलिश किया हुआ है। ऐसे ऐसे औजार यहाँ से लेकर के यहाँ जो है टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ती गई वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हुआ। अब हमने सबसे पहले टाइम देख लिया, जलवायु देख लिया, औजारों के प्रकार देख लिए। ठीक है, अब प्रमुख स्थल देख लेते हैं। प्रमुख स्थल देखेंगे हम लोग। प्रमुख स्थल तो इसमें क्या है, प्रमुख स्थल की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं प्रमुख स्थल में। ठीक है, तो ये है प्रमुख स्थल। इसमें डिडवाना, एक तो डिडवाना है प्रमुख स्थल। कहाँ का प्रमुख स्थल, किस कालखंड का, तो ये जो कालखंड है ये निम्न पूरा पाषाण कालखंड का है। तो डिडवाना, बेलाना घाटी, भीमबेटका, मद्रास, आंगठाल, कुडप्पा। ठीक है, और ये यूज क्या करते थे, क्वार्ट्जाइट टूल यूज करते थे, यानी जो क्वार्ट्ज के पत्थर होते हैं, क्वार्ट्ज के पत्थर को उसको यूज करके ये औजार बनाते थे। क्वार्ट्ज के पत्थर आपको एकदम शीशे की तरह होता है, लेकिन वो क्वार्ट्जाइट होता है। इसका मतलब कि लावा जो उद्गार होता है वही ठंडा होके क्वार्ट्ज में बदल जाता है, और उसी का यूज करके ये औजार बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो साइट्स मिली हैं ये मिला है। अब अगर हम बात करें मध्यपुरा पाषाण काल में तो नर्मदा घाटी, ठीक है, सॉरी, नर्मदा घाटी कहाँ, मध्यपुरा पाषाण काल में नर्मदा घाटी एक मुख्य साइट हम मान सकते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल में देखें तो बिहार पठार, बिहार, दक्षिणी यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब चीज़ें हैं। अब आगे अगर हम देखें तो आगे यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे मध्य पाषाण काल में सांभर झील जो है वो बांगोर और आदमगढ़। ठीक है, ये सब साइट्स हैं मध्य पाषाण काल के। और अगर हम चले नव पाषाण काल के जो साइट्स हैं प्रमुख, जो मेहरगढ़ है, कृषि साक्ष्य वहाँ से हम प्राप्त हुए हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। क्या हम लोगों ने पढ़ा, पूरा पाषाण काल के तीन चीज़ें हम लोग पढ़ा, और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। पांचवा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। पांचवा चीज़ क्या है, व्यवसाय उस समय क्या था। तो निम्न पूरा पाषाण काल में व्यवसाय क्या था, तो आश्वेतक और प्लस संग्राहक,
ठीक है, ये होता था। इसको थोड़ा सा और जूम किया जाए तो आखेटक के रूप में यूज होता था, यानी कि उनका जो व्यवसाय था वो मुख्य रूप से क्या था, आखेटक यानी कि शिकार करना ही था, और खाद्य संग्रह यानी कि खाद्य को संग्रहण करना था उनका व्यवसाय। ठीक है, कहाँ, मध्यपुरा पाषाण काल में। कहाँ पर हुआ था, मध्यपुरा पाषाण व्यवसाय था वो आखेटक के रूप में ही था मूल रूप से। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये कहाँ का बात हो रहा है, कहाँ का बात हो रहा है भैया, तो ये बात हो रहा है पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल की बात हो रही है कि यहाँ आखेटक के रूप में कार्य करते थे, मतलब इनका जो व्यवसाय था आखेटक ही था मुख्य रूप से, और मध्य पूरा पाषाण काल में भी आखेटक ही था, खाद्य संग्रह ही करते थे। परंतु परंतु देख सकते हैं उच्च पूरा पाषाण काल में मछली पालन का भी उपयोग किया जाने लगा, यानी मछली पालन भी इनका व्यवसाय बन गया। और मध्य पाषाण काल में अगर हम बात करें, ये मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पशुपालन भी किया जाने लगा। क्या, पशुपालन भी किया जाने लगा। और नवपाषाण काल में कृषि, नवपाषाण काल में क्या किया जाने, कृषि प्लस मृदभांड बनने लगे। कृषि तो होता ही था और मृदभांडों का भी उपयोग होने लगा, यानी मटके का उपयोग होने लगा। मृदभांड, मृद माने मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग होने लगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई, बोलो बच्चा लोग हाँ। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई। पूरा पाषाण काल क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा पाषाण काल, और पाषाण काल के 6-7 सब टॉपिक्स किए हैं हमने। भू प्रॉपर्टी का विकास, मानव का उदय, और पाषाण काल में ये है तो पाषाण काल में ये अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल के 3 टॉपिक्स होते हैं, ये सब निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। और बाकी ये डायग्राम बना के तो मैंने एकदम चमका दिया आप लोगों का कॉन्सेप्ट, क्योंकि टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। जो निम्न पूरा पाषाण काल ये है, मध्य पूरा पाषाण काल ये है, उच्च पूरा पाषाण काल ये है, मध्य पाषाण काल ये है, नव पाषाण काल ये है। ठीक है, और टाइम, जलवायु कौन सा था उस समय, औजारों का प्रयोग क्या हो रहा था, और प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, और व्यवसाय क्या था उनका, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक और डायग्राम मैंने बनाया है कि कब क्या हो रहा था, यानी यूज क्या हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोहे का यूज कब होने लगा, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल, यहाँ पर कोई यूज नहीं। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल सन्नाटा, उच्च पूरा पाषाण काल सन्नाटा, मध्य पूरा का पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल, उसके बाद तांबे का यूज हुआ सर्वप्रथम धातु के रूप में, उसके बाद कांसे का रूप यूज हुआ, और फिर लोहे का यूज हुआ कृषि कार्य के लिए। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। आगे चलते हैं, नव पाषाण काल। ठीक है, अब नव पाषाण काल, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देख सकते हैं। ये हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ लिया। अब नव पाषाण काल को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का जो टाइमलाइन है, ये जो टाइमलाइन है, टाइम 9000 विश्व के परिप्रेक्ष्य में, 7000 भारत के परिप्रेक्ष्य में,
BC 7000 BC, यहाँ पर BC आप लगा लीजिएगा, बिल्कुल स्थापित रूप से 5000 BC माना जाता है, और दक्षिण भारत में 2500। ठीक है, यहाँ के कुछ स्थल हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी ही है, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ नहीं जानेंगे तो आप लोग थोड़ा सा डीप में नहीं जा पाएंगे एंशियंट हिस्ट्री में। और मेरा ये मानना है कि जब तक डीप में आप ना पढ़ें तब तक तो मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो टाइम ये हो गया, और औजार हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये औजार अगर हम लोग देखें तो मुख्यतः पॉलिशदार सूक्ष्म औजारों का यूज किया जाता था। अब नवपाषाण काल में मैंने बताया है कि पॉलिशदार औजारों का यूज होता था सूक्ष्म, ठीक है ना, ये यूज होता था। अगर हम इसके प्रमुख स्थलों की बात करें, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल देखते हैं तो इसमें क्या आता है, प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ इसके प्रमुख स्थल हैं। देखिए, मेनली मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, 3 चीज़ों में। सबसे पहला जो है, ठीक है, जो सबसे पहला है वो उत्तर पश्चिम, ठीक है, और उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत। ठीक है, ये 3 चीज़ों में हमने डिवाइड किया है। और इसमें सबसे पहला जो स्थल है वो मेहरगढ़ का स्थल, दूसरा चिरांद, तीसरा संगनकल्लू या पिकलीहाल, संगनकल्लू या पिकलीहल। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो मेहरगढ़ सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो उत्तर पश्चिम जो स्थल है, उत्तर पश्चिम में भारत के जो पाया गया है नवपाषाण काल में, मेहरगढ़ का स्थल है। तो मेहरगढ़ में क्या पाया गया, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर क्या मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य। और ये कहाँ है भैया, मेहरगढ़ का जो अभिलेख है, यानी मेहरगढ़ के जो साक्ष्य स्थल है वो हमको कहाँ मिला है, तो वो हमको पाकिस्तान में मिला है। ठीक है, पाकिस्तान में मिला है, और 7000 ईस्वा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हो गया मेहरगढ़ फर्स्ट साइट। और सेकंड साइट अगर इसकी हम लोग बात करें कि उत्तर पश्चिम में सेकंड साइट कौन सा है, तो बुर्ज होम है। सेकंड साइट बुर्ज होम, कहाँ, श्रीनगर के पास। बुर्ज होम पेड़ का घर है, एक पेड़ का घर है, और कृषि के साक्ष्य यहाँ पर हमको मिले हैं। यहाँ पे भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। आप सोच सकते हैं कि हर जगह से हमको कृषि के साक्ष्य ही मिल रहे हैं ज़्यादातर। और गर्तवास है, ठीक है, जो बुर्ज होम है एक गर्तवास है, यानी कि एक गड्ढे नुमा बना है और वहाँ पर लोग रहते थे। जैसे यहाँ पर आप चित्र बना है, आप देख सकते हैं। कौन सा चित्र, थोड़ा सा इसको चमकाइए सर। तो ठीक है, चमका तो देते ही हैं, ये लो, चमका दिया ना। तो ऐसा चित्र है, ऐसा चित्र है। ठीक है, आगे जो है अगला साइट, थर्ड साइट अगर हम देखें तो एक है, कौन सा साइट है ये, गुफकराल। ठीक है ना, गुफकराल, गुफकराल थर्ड साइट है। ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है ये साइट। कृषि के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, कुत्ता प्लस आदमी को एकदम धर दिया गया है। ठीक है, दफनाया गया है, एक कब्र मिला है वहाँ पर बेसिकली, और एक कब्र मिला है वहाँ पर कुत्ता, ये है कुत्ता, आदमी के साथ में दफना दिया गया है। तो ये साक्ष्य मिले हैं। अब पता नहीं क्या होता होगा नवपाषाण काल में कि ऐसा किया जाता था। ठीक है, तो इससे कुछ पता तो लगाया गया नहीं है अभी, लेकिन
आगे भविष्य में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। अब बात करें हम उत्तर पूर्व स्थल की। उत्तर पूर्व में कौन कौन से स्थल मिले हैं सर? तो चिरांद एक स्थल है, प्रमुख स्थल। और यहाँ पर हमें क्या मिला है सर? यहाँ पर ये चिरांद कहाँ पर है सर? चिरांद जो है वो बिहार में है। बिहार में है ये, और एकदम ही चीर क्वालिटी का है। चीर मतलब बिहार, एक बिहारी 100 पे भारी, समझ गई नहीं ना? तो गंगा प्लस गंडक के बीच में जो बिहार है, वहाँ सोने के संगम पर, ठीक है, सोने के संगम जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है, वहाँ हड्डियों के औजार मिले हैं। लो भाई, अब नवपाषाण काल में कहा जाता है कि पॉलिशदार औजारों का यूज किया जाता था, परंतु नवपाषाण काल के ही एक साइट, उत्तर भारत के एक साइट चिरांद पे हड्डियों के औजार मिले हैं। हिरन के सींग के औजार मिले हैं। देखिए, हिरन के सींग को भी काट के औजार बना लिया जाता था उस समय कालखंड में। ठीक है, तो ये सब चीजें भी देखने को साक्ष्य के रूप में भारतीय इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया उत्तर पूर्व। भारत के उत्तर पूर्व में चिरांद यानी बिहार के साइड में, यूपी बिहार की साइड में ये मिला है। अब तीसरा स्थल जो है, तीसरा स्थल संगनकल्लू। संगनकल्लू नाम सुन के हंसिएगा मत। क्यों नहीं हंसिएगा? हंसिए, जरूर हंसिए। तो संगनकल्लू, पिकली हाल, यहां पर क्या मिला है? राख के ढेर मिले हैं। क्या मिला है भैया? राख के ढेर। दक्षिण भारत के, देखिए यहां पर राख के ढेर मिले हैं, और दक्षिण भारत के आदि मानव पशुओं के गोबर को आग लगा देता था और अपनी जगह परिवर्तित कर देता था। इसका अर्थ ये है कि पहले दक्षिण भारत में जो आदि मानव थे, वो पशुओं के गोबर को आग लगा देते थे। इसका ये साक्ष्य मिला है हम लोगों को। कहाँ? संगनकल्लू। नाम सुन के ही बहुत बेकार लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गोबर को जलाया जाता था, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग अगर चलें, ठीक है, अब आगे हम लोग चलें तो ये चीजें थी। अब तीसरा क्या है? ब्रिटिश। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो संगनकल्लू, पिक्कली हाल जो था, ये तो ठीक था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, लास्ट टॉपिक जो हमारा है। हम लोगों ने प्रमुख स्थल तो देख लिए। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है, क्या है बबुआ? उतना तो याद ही है आप लोगों को। तो फेमस पर्सन्स, फेमस पर्सन कौन कौन थे, कौन से थे उस समय काल में, यानी पाषाण काल में, है ना देवियों एवं सज्जनों। ठीक है, तो सबसे पहला जो व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको हम कह सकते हैं, कौन से व्यक्ति? महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये कौन है? रॉबर्ट, चमका देते हैं सर, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये हैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति, हम इनको कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, ये हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा खोज खबर ले लेते हैं। फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, इनको क्या कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस को फादर ऑफ प्री हिस्ट्री कहा गया है।
कौन है भैया? रॉबर्ट ब्रूस। ब्रूस ली के चच्चा हैं रॉबर्ट ब्रूस। ब्रूस ली को तो कौन नहीं जानता है, हाँ। तो ये ब्रूस ली के चच्चा हैं रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। ये रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इनको कहा जाता है। और पुराने अवशेषों को लिपिबद्ध किया। पुराने अवशेषों को इन्होंने लिखा कि यहाँ से या मिला, यहाँ से या मिला, समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने ये किया, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया भैया फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, ठीक है। कौन से? ब्रूस ली के चच्चा रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। थर्ड, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे इनको। ये कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो चच्चा वच्चा नहीं थे ब्रूस ली के। ये क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेदता थे, और जियोलॉजिस्ट यानी कि भूगर्भ वेदता थे, ठीक है ना, जियोलॉजिस्ट थे ये थे। अब सेकंड व्यक्ति की अगर हम बात करें, सेकंड व्यक्ति कौन से थे? तो अलेक्जेंडर करिंगम, अलेक्जेंडर करिंगम थे सेकंड महत्वपूर्ण व्यक्ति, अलेक्जेंडर करिंगम थे। और जनरल डायरेक्टर हैं ये किसके? ASI 1861 में। ASI ना कि ISI, समझ रहे हैं ना। ASI भारत की एक विभाग है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को इकट्ठा करके बाकी सब साइट्स को खोजती रहती है कि भारत का प्राचीन महत्व क्या रहा है और क्या मिलता है प्राचीन काल से। ये सब चीज़ें खोजने के लिए ये तत्पर रहती है। ASI एक एजेंसी है। 1861 में ये क्या थे? जनरल डायरेक्टर थे। कौन? अलेक्जेंडर करिंगम, ठीक है। और महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी भारतीय पुरातत्व में, यानी इंडियन आर्कियोलॉजी में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अलेक्जेंडर करिंगम, ठीक है। अलेक्जेंडर करिंगम ये सेकंड व्यक्ति थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट फर्स्ट व्यक्ति थे। और थर्ड अगर हम महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें तो ASI के महानिदेशक, महानिदेशक मतलब प्राइम डायरेक्टर, प्राइम डायरेक्टर थे ये सेंट्रल ASI के 1902 में, ठीक है। कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल, ठीक है। बोलेरो से पहले जो उसका बाप था मार्शल, बोलेरो गाड़ी सुने हैं, तो उससे पहले मार्शल आता था। तो ये जॉन मार्शल हैं, महानिदेशक हैं ASI के, केंद्रीय ASI, समझ रहे हैं। और इन्होंने ही IBC प्री हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करके। क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, प्राचीन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, उसमें IBC का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसकी खोज इन्होंने जॉन मार्शल ने किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। अब जो आते हैं वो क्रिश्चियन जॉर्गसन थॉमसन, क्रिश्चियन जॉर्गसन थॉमसन, ठीक है। अब ये है लास्ट व्यक्ति, ये क्या है? डेनमार्क का पुरातत्ववेत्ता है ये डेनमार्क के हैं। कौन से? इनका नाम क्रिश्चियन जॉर्गसन, इतना ही याद रखो, क्रिश्चियन जॉर्गसन थॉमसन। नाम है कि साला कंपनी है। तो क्रिश्चियन जॉर्गसन थॉमसन ये हैं, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। परंतु ये कहाँ के हैं? डेनमार्क का पुरातत्ववेत्ता है ये, ठीक है। पाषाण काल, कांस्य युग, लोहे युग, इन्होंने ही विभाजन किया था। पुरातत्व व्यवस्था का विभाजन किया इन्होंने। क्या विभाजन किया? जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि पाषाण काल, कांस्य युग, लोहा युग, इसका इन्होंने विभाजन किया था। कौन? क्रिश्चियन जॉर्गसन
थॉमसन ने। ठीक है, तो इन्होंने, तो ये है महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी कि फेमस व्यक्ति। कहाँ के? पाषाण काल के। ये पाषाण काल के फेमस व्यक्ति कौन कौन से हैं? पाषाण काल के फेमस व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूस फूट, अलेक्जेंडर करिंगम, जॉन मार्शल, और एक कौन है ये? क्रिश्चियन जैक्सन थॉमसन। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया ना? दिल से पढ़ा दिया। और स्थल को ऐसे आप पॉइंट पॉइंट दिखा के ऐसे ऐसे आप पढ़ा दिए हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा सर। तो ठीक है, मैं काम चलने भी नहीं दूंगा। आर्टविक अप पे आप आए हैं तो इतना डिटेल में पढ़ा के भेजूंगा कि आप जब सोइएगा तो सपना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही आएगा। समझ रहे हैं? तो अब चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। महत्वपूर्ण स्थल डिटेल में आप लोगों को समझाते हैं कि महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण स्थल की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण स्थल में हम लोग कैसे देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल? तो महत्वपूर्ण स्थल में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे इसको थोड़ा सा, अगर हम लोग थोड़ा सा और वो कर लें, जूम कर लें, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, ये सबसे पहला साइट जो जो महत्वपूर्ण स्थल है वो हम लोग देखेंगे। तो ये है सबसे पहला अतरजी खेड़ा। अतरजी खेड़ा जो है ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, काली नदी के मुहाने पर है। ठीक है, ये कहाँ है? काली नदी के मुहाने पर है। ये काली नदी के मुहाने पर टेक्सटाइल पेंटिंग इस पर किया गया है। टेक्सटाइल पेंटिंग, समझ रहे हैं? मतलब अच्छे से इस पर लिखावट करके पेंटिंग किया गया है। एविडेंस, कपड़े पर छाप के चिन्ह। यहाँ पर क्या हमको साक्ष्य मिला है? अतरजखेड़ा से स्थल है एक, वहां से हम लोगों को कपड़े पर छाप के चिन्ह मिले हैं। इट्स सो स्केरी बट दिस इज फैक्ट एंड रियलिटी कि कपड़े पर छाप के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, तो ये हमको मिला है। अब दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये है दूसरा बोरो। बोरो एक साइट है, यहाँ पर आदिमानव हम लोगों को मिले हैं। क्या मिले हैं? आदिमानव। ठीक है, आदिमानव की आशंका जताई जा रही है यहाँ पर, यहाँ साक्ष्य बताए जा रहे हैं भारत में कि यादव आदिमानव यहाँ बोरो में मिले हैं, नर्मदा घाटी के पास में। ठीक है, और अगला जो आदमगढ़, आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ में जो मध्य प्रदेश में है ये, यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे ही नागौर जो राजस्थान में है, यहाँ पर भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं हम लोगों को। ये नागौर एक स्थल हो गया, बोरो, आजमगढ़ और ये अतरजीखेड़ा, ये सब हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग चिरांद। चिरांद को तो कौन नहीं जानता है, अभी पढ़ाए हैं बिहार में। ठीक है, तो ये है चिरांद। चिरांद में हड्डी के औजार मिले हैं, सबको पता है हड्डी के औजार बिहार में मिले हैं। चिरांद ये है, हड्डी के औजार मिले हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हस्तिनापुर है, और हस्तिनापुर में क्या मिला है? जंगली गन्ने की खेती के साक्ष्य मिले हैं। जंगली गन्ने की खेती, समझ रहे हैं? जंगली की गन्ने की खेती ये मिला है। ठीक है, अब
नेतासा, नेतासा भी एक महत्वपूर्ण साइट है। ये नेतासा, नेतासा गुजरात में है। कपास उत्पादन का यहाँ प्राचीनतम साफ साक्ष्य मिला है। जो नेतासा है, नेतासा में ही जो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर कपास उगाए जा रहे थे। नवादा तौली, अगला जो साइट है नवादा तौली, यहाँ तांबे का प्रयोग किया जा रहा था। प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश में पाया नवादेली है, नवादा तौली है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और पिकलीहाल संगनकल्लू आप लोगों को पता ही है। पिकलीहाल संगनकल्लू इतना बुरा लग रहा है, यानी कि यहाँ पर दक्षिण भारत में क्या था कि राख के ढेर मिले हैं, राख के ढेर के साक्ष्य मिले हैं। और वो राख के ढेर कौन से थे? तो जो वहाँ के पहले के पशु थे उनके गोबरों को जला दिया जाता था आदिमानवों के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे। ठीक है, ये कुछ प्रमुख स्थल थे। और थोड़ा सा अगर हम बात करें प्रमुख स्थलों की, तो यहाँ पर मेहरगढ़ है। ठीक है, यहाँ पर मेहरगढ़ का एक स्थल है। मेहरगढ़ में क्या है कि ये 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, और यहाँ पर क्या कृषि के साक्ष्य मिले हैं प्रधानतम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर हमको कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। ऐसे लोरा देवा, लोरा देवा में अगर हम बात करें तो यहाँ 9000 से 8000 ईसी पूर्व यहाँ पर भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। हाल ही में खोजा गया प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य यूपी में संत कबीर नगर में भी मिला है। यहाँ उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में भी इसका साक्ष्य मिला है। महादमा या महादमदमा, महादमा या महादमदमा भी इसको कहते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, ये 3 नर कंकाल मिले हैं। यहाँ पर 3 नर कंकाल एक साथ ही, 3 नर कंकाल एक साथ ही यहाँ पर हम लोगों को मिले हैं। अगला जो साइट है, अगला साइट है मेगालिथ्स। ठीक है, महापाषाण यानी मेगालिथ्स जो है, यहाँ पर क्या है कि दक्षिण भारत में कब्र की बड़ी बड़ी चट्टानों पत्थरों से घेरा गया है। कब्र है यहाँ पर जो महापाषाण में जो मिला है, यानी मेगालिथ्स में एक साइट है। यहाँ पर क्या मिला है कि एक कब्र है और उसके आसपास चट्टानों से घेरा गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मृदभांड नवपाषाण काल, मृदभांड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मृदभांड और नवपाषाण, तो जो काले पॉलिशदार थे चाक निर्मित। ठीक है, जो मृदभांड, यानी मृदभांड 3 टाइप के थे पाषाण काल में। 3 टाइप के मृदभांड रहते थे, 3 टाइप के। एक तो काले रहते थे जो पॉलिश किए रहते थे, चाक निर्मित रहते थे। और एक धूसर रंग, धूसर यानी कि मतलब कह सकते हैं आप भूरे रंग का रहता था, धूसर रंग का रहता था। और एक चटाई छाप वाले मृदभांड, यानी इस पे कुछ कलाकृतियाँ बनाई रहती थी, मतलब चटाई छाप के ऐसे कुछ कलाकृति बनाई रहती थी। और इस टाइप के मृदभांड रहते थे। एक तो काली पॉलिशदार रहती थी, एक धूसर रहती था, और एक चटाई छाप वाले मृदभांड रहते थे। और ये तीनों ही चाक निर्मित होते थे, यानी कि चाक से बनाए जाते थे। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर, मेरा इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक तो कर ही दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा भी लगा हो तब भी कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो मुझे थोड़ा हिम्मत मिलेगा आप लोगों के लिए ऐसे ही लेक्चर्स लाता रहूँगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा पीडीएफ, वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।